चलिए आज बात करेंगे हम थायराइड ग्लैंड की। नेक्स्ट ग्लैंड हमारी थायराइड ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हमने पढ़ ली है। पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स भी हमने पढ़ लिए हैं। देखिए थायराइड ग्लैंड नेक रीजन में मिलेगी हमें, हम जानते ही हैं। नेक रीजन में कहाँ मिलती है? ये जो हमारा ट्रेकिया है ना, ट्रेकिया के ऊपर, ठीक है ना, बाइलोब्ड टाइप की ग्लैंड होती है। बाइलोब्ड टाइप की मतलब कुछ इस तरह की, इसमें दो लोब हमें दिखाई देते हैं, एच शेप की होती है ये, ठीक है। जैसे इंग्लिश का लेटर एच होता है, कुछ इस तरह से ये हमें दिखाई देगी। एच शेप की ग्लैंड है, बाइलोब ग्लैंड है। क्या हुआ? ठीक है। देन और यहाँ पर हमें देखने को क्या मिलता है? ट्रेकिया। बीच में क्या देखने को मिलेगा? ये है हमारा ट्रेकिया। नेक रीजन में बाइलोब टाइप की ग्लैंड। एक लोब हमारा ये है, इसको हम बोलते हैं राइट लोब। ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट लोब। ठीक है, दो लोब हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ कुछ हमें एच शेप की भी दिखाई देती है, या फिर बटरफ्लाई शेप की भी हम इसको बोल सकते हैं कि थायराइड ग्लैंड जो होती है वो बटरफ्लाई शेप की रहेगी, या इंग्लिश का लेटर जो एच होता है कुछ एच शेप की है ना। बीच में ये जो दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है ना, ये जो बीच में ये हमारा ट्रेकिया। तो ट्रेकिया के ऊपर है ना बाइलोब, मतलब जिसमें दो लोब हैं, लेफ्ट और राइट लोब। तो ये हमें बाइलोब दिखाई देगी, है ना, नेट ऑफ द रूट ऑफ द नेक पर आइदर साइड। देन जिसके कारण ये कनेक्टेड है, ये जो बीच वाला पार्ट दिख रहा है, इस बीच वाले पार्ट को हम बोलते हैं स्टमक। तो ये जो बीच का ये जो पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, ये वाला जिससे लेफ्ट लोब और राइट लोब अटैच है, इस पार्ट का क्या नाम है? स्टमक। ठीक है ना। देन इसी के अंदर हमें कौन सी पैराथायरॉइड ग्लैंड दिखाई देती है? पैराथायरॉइड ग्लैंड मतलब जो हमें किसमें दिखाई देंगी? इसी में, थायराइड ग्लैंड के अंदर ही हमें पैराथायरॉइड ग्लैंड दिखाई देंगी। इस तरह चार पैराथायरॉइड ग्लैंड हमें दिखाई देंगी, दो ऊपर की ओर, दो नीचे की ओर। तो ये जो छोटी ग्लैंड दिख रही है, इन्हें हम बोलते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड बोली इसलिए रहे हम बिकॉज ऑफ ये थायराइड ग्लैंड के अंदर है, पैराथायरॉइड ग्लैंड। तो याद रखना है पैराथायरॉइड ग्लैंड किसके अंदर दिखाई देती है? छोटी छोटी सी चार दिखाई दे रही हैं, दो हमें राइट लोब में दिखाई देती हैं, दो हमें लेफ्ट लोब में दिखाई देती हैं। इनको हम बोलते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड। ऊपर वाली अपर पैराथायरॉइड ग्लैंड होती है, नीचे वाली लोअर पैराथायरॉइड ग्लैंड होती है, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। ठीक है। देन वेट जब हम देखते हैं थायराइड ग्लैंड का, तो वेट कितना हमें देखने को मिलता है? इसका वेट कितना रहेगा इसका? 20 to 40 ग्राम। 20 से 40 ग्राम की ये ग्लैंड होती है, ठीक है ना। 20 से 40 ग्राम की ये ग्लैंड रहेगी। फीमेल में थोड़ी सी बड़ी होगी। यदि हम देखें तो लार्जर इन फीमेल मतलब फीमेल में थोड़ी सी बड़ी रहती है ये ग्लैंड। मेल में क्या रहेगी? ये छोटी रहेगी। मेल में थोड़ी सी फीमेल के कंपैरिजन में छोटी रहती है थायराइड ग्लैंड। ठीक है। देन आगे अब इसके स्ट्रक्चर्स की बात करें, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। इसकी जनरल एनाटॉमी की बात है, जनरल सिचुएशंस की बात है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि जो हमारा ट्रेकिया वाला रीजन, सर वेट कितना बताया था? वेट इसका 20 to 40, 20 से 40 ग्राम। 20 से 40 ग्राम एडल्ट की बात कर रहा है ना, 20 से 40 ग्राम की ये रहेगी। फीमेल में बड़ी रहेगी, लार्जर रहेगी, लार्जर देन फीमेल देन मेल, और मेल में थोड़ी ये कम रहेगी, छोटी रहेगी। सिचुएशंस हमने क्या देखा? जो हमारा नेक रीजन सर वैसे कंपैरिजन में तो फीमेल में हर चीज कम में होता है, तो बढ़ा क्यों है? किसमें? जैसे किसी भी चीज में वेट या साइज में बड़ा होता है मेल का फीमेल के अपेक्षा, इसमें जस्ट उल्टा आ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है ये। एक्चुअली क्या है, ये जो थायराइड ग्लैंड है ना, ये हार्मोन सीक्रेट कर रही है, T3 T4 सीक्रेट कर रही है। और ये जो T3 और T4 है,
एक्चुअली क्या होता है, फीमेल में कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस भी होते हैं कंपैरिजन, अगर हम मेल से कंपैरिजन करें तो कि रिप्रोडक्टिव, यदि हम देखें रिप्रोडक्शन का मेल जो मेन जो वो होता है पार्ट, वो होती है फीमेल। फीमेल को जो है आगे चल के क्या करना रहता है, चाइल्ड बियरिंग भी करनी रहती है, तो उस वजह से, और ये जो थायराइड ग्लैंड है उसमें रोल प्ले करती है ना, तो इस वजह से फीमेल में थोड़ी सी बड़ी रहेगी और मेल में कम, मतलब जो रहेगी छोटी, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ मेल को चाइल्ड बियर नहीं करना है, मेल के पास एक क्या है, यूटरस नहीं है, फीमेल के पास एक एक्स्ट्रा ऑर्गन भी तो है, यूटरस है ना, जो कि मेल के पास नहीं है, तो उस वजह से है, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन के कारण है एक्चुअली, ठीक। मेल आगे बात करें, अब जब हम इसका जनरल स्ट्रक्चर्स, जब हम इसको टीएस करके देखते हैं, इसको कट करके जब हम देखते हैं, और इसका जब हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स देखेंगे, है ना, माइक्रोस्कोप से जब हम इसकी स्टडी करते हैं, तब हमें इसके अंदर क्या क्या दिखता है वो हम देख लेते हैं, यही साइड में बना देते हैं। जब हम इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स देखेंगे तब हमें कुछ इस तरह से कुछ सेल्स दिखाई देती हैं इसके अंदर। माइक्रोस्कोपिक स्टडी करने पर जब हम इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब हमें कुछ इसके अंदर इस तरह से सेल्स दिखाई देंगी, कुछ इस तरह से हमें स्ट्रक्चर्स इसके अंदर दिखाई देता है। इस स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं वो भी हम देख लेते हैं। ये जो बाहर की ओर हमें दिखाई दे रही है, ये जो सेल्स दिखाई दे रही है, ठीक है ना, ये क्या है, सेल्स है ये। इन सेल्स को कहा जाता है फॉलिक्यूलर सेल। जो हमें किनारों की ओर जो सेल्स दिखाई दे रही है ना, एक ये बड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, उनके किनारों की ओर हमें क्या दिखाई दे रही है, कई सारी छोटी छोटी सी सेल्स दिखाई दे रही है। इन सेल्स को क्या कहा जाता है, फॉलिक्यूलर सेल। मतलब कई सारी फॉलिक्यूलर सेल से मिलकर थायराइड ग्लैंड बनी हुई है, फॉलिक्यूलर सेल, ठीक है ना। ये जो बाहर की ओर जो सेल्स दिखाई दे रही है ये है फॉलिक्यूलर सेल, ठीक। देख बीच में इन फॉलिक्यूलर सेल्स के बीच में यहाँ पर हमें एक लिक्विड दिखाई देता है। इन फॉलिक्यूलर सेल्स के बीच के अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है, लिक्विड है, एक लिक्विड पार्ट इस तरह से, ठीक। ये फॉलिक्यूलर सेल्स हैं बाहर की ओर। देन बीच में हमें ये जो डिप्रेशन दिखाई दे रहा है, इस डिप्रेशन में हमें एक लिक्विड दिखाई देता है। इस लिक्विड को कहा जाता है थायरोग्लोबुलिन। इस लिक्विड को क्या कहेंगे हम, थायरोग्लोबुलिन, थायरोग्लोबुलिन। ये क्या है, थायरोग्लोबुलिन एक प्रकार का लिक्विड है, एक प्रकार का क्या है, ये लिक्विड होता है थायरोग्लोबुलिन। देन और क्या देखने को मिलेगा, एक सेल ये दिख रही है, एक सेल ये दिख रही है ना, जैसे एक सेल यहाँ है, एक सेल यहाँ है, ऐसे कई सारी सेल्स रहेंगी। और इन सेल्स के बीच में भी हमें कुछ स्ट्रक्चर्स इस तरह से कुछ और जो है हमें सेल्स दिखाई देती है, छोटी छोटी सी, जो कि इनको कनेक्ट करने का काम करते हैं। ये इनको क्या करती है, कनेक्ट करने का काम करती है। सर इसको कनेक्टिंग सेल भी बोल सकते क्या सर? कनेक्टिंग सेल बिल्कुल बोल सकते हैं, वेरी गुड, कनेक्टिंग सेल भी बोल सकते हैं, या फिर इनको बोला जाता है पेरा फॉलिक्यूलर सेल। पेरा फॉलिक्यूलर सेल, ये जो बीच में दिख रही है ये है पेरा फॉलिक्यूलर सेल। सर मैं थोड़ा सा देर से जोड़ा सर, टॉपिक क्या चल रहा है सर? सॉरी पूछ रहा हूँ। थायराइड ग्लैंड पढ़ रहे हैं हम, अच्छा थैंक यू सर। इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब देखिए, फिर से देखिए,
क्या बताया इसमें, देखिए जब हम इस थायराइड ग्लैंड का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स देखते हैं, मतलब क्या हुआ, जब थायराइड ग्लैंड को हम क्या करेंगे, कट करेंगे, कट करके यहाँ से बिल्कुल एक छोटा सा सेक्शन निकालेंगे और उसको हम किसके अंदर लगा के देखें, माइक्रोस्कोप के अंदर लगा के देखें, तब कुछ हमें इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देता है मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कुछ बड़ी बड़ी सी सेल्स दिखाई दे रही है, जैसे ये हमने 4 बड़ी बड़ी सेल्स बनाई है, ठीक है ना, और इन बड़ी हुई ये जो बड़ी सेल्स हैं, ठीक है ना, इन बड़ी सेल्स के बिल्कुल कॉर्नर पर हमें कुछ छोटी छोटी सी सेल्स दिखाई दे रही है, ये है ना, जो हमने राउंडेड राउंडेड बनाई है। इन सेल्स को कहा जाता है फॉलिक्यूलर सेल, ठीक है ना, ये सेल्स हैं फॉलिक्यूलर सेल्स। ठीक, अब होता क्या है, ये फॉलिक्यूलर सेल्स के बीच में अब ये सब कुछ कॉर्नर में है, फॉलिक्यूलर सेल्स कॉर्नर में, तो ऑब्वियस सी बात है बीच में एक डिप्रेशन बन जाएगा, एक गड्ढा सा बन जाएगा। ऐसे यहाँ भी एक गड्ढा सा बन रहा है, इस गड्ढे के अंदर एक लिक्विड भरा होता है, इस लिक्विड को कहा जाता है थायरोग्लोबुलिन, ठीक है, इस लिक्विड को हम क्या बोलेंगे, थायरोग्लोबुलिन। अब क्या होता है, जैसे एक ये फॉलिक्यूलर सेल्स है, एक फॉलिक्यूलर सेल्स ये दिख रही है, एक फॉलिक्यूलर सेल्स ये दिख रही है, या हम बोल सकते हैं ये जो सेल्स है, ये जो बड़ी सेल्स है, ये फॉलिक्यूलर सेल्स का एक गुच्छा है, क्योंकि कई सारी फॉलिक्यूलर सेल्स मिलके ये बना रही है ना। इन फॉलिक्यूलर सेल्स को बीच में भी हमें छोटी छोटी सी कुछ सेल्स दिखती हैं, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, कनेक्टिव सेल्स भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं कनेक्टिव सेल्स, क्योंकि ये एक सेल्स को दूसरी सेल से कनेक्ट करने का काम कर रही है, या फिर इनको हम बोलते हैं पैराफॉलिक्यूलर सेल्स। पैराफॉलिक्यूलर सेल्स बोल लो या फिर कनेक्टिव सेल्स बोल लो, बिकॉज कनेक्ट ही तो कर रही है वो, है ना, एक सेल्स को दूसरी सेल से कनेक्ट कर रही है। तो इस तरह से हमें कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है, ये जो थायरोग्लोबुलिन वाला हमें स्ट्रक्चर्स दिखता है, ठीक है ना, देखिए ये जो थायरोग्लोबुलिन दिख रहा है, ठीक, ये जो थायरोग्लोबुलिन है, इसमें होता क्या है, जो हम हार्मोन्स अभी पढ़ेंगे T3 T4, ठीक है, ये T3 T4 का सिंथेसिस होता कहाँ है, ये थायरोग्लोबुलिन जो लिक्विड है इसी के अंदर बनता है, T3 और T4 यहाँ बनता है, और यहाँ बनने के बाद वो कहाँ शिफ्ट हो जाता है, ये जो हमारे पास फॉलिक्यूलर सेल्स है यहाँ शिफ्ट हो जाता है, पहले यहाँ बनेगा, वो बनने के बाद कहाँ चला जाता है, वो इनके किनारों की ओर, किनारों की ओर मतलब ये जो हमारे फॉलिक्यूलर सेल्स दिख रही है ना, फॉलिक्यूलर सेल्स के किनारों की ओर क्या हो जाएगा, वो शिफ्ट हो जाएगा, और फॉलिक्यूलर सेल्स के थ्रू क्या होता है वो, फिर क्योंकि सेल्स क्या कर रही है, फॉलिक्यूलर सेल्स क्या कर रही है, एक तरह से ये T3 T4 का सिक्रीशन कर रही है, मतलब थायराइड जो हार्मोन्स होते हैं उन हार्मोन्स को सिक्रीट करने का काम करती है। देखिए हम क्या बता रहे हैं, फिर से सुनिए, ये जो थायरोग्लोबुलिन है, ये जो बीच में हमें फ्लूइड दिखाई दे रहा है जिसको हम थायरोग्लोबुलिन बोल रहे हैं, इस थायरोग्लोबुलिन में क्या बनते हैं, थायराइड हार्मोन्स बनते हैं, वो बनने के बाद वो कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, वो शिफ्ट हो जाते हैं ये जो साइड में जो फॉलिक्यूलर सेल्स हैं, इन फॉलिक्यूलर सेल्स के पास जाके वो शिफ्ट हो जाते हैं, वहां से क्या होते हैं, फिर वो सिक्रीट होते हैं। तो मतलब हुआ क्या, थायरोग्लोबुलिन कर क्या रहा है, थायरोग्लोबुलिन जो लिक्विड है ये T3 और T4 के सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, और T3 और T4 का सिंथेसिस जो है वो किसके प्रेजेंस में होता है, आयोडीन की प्रेजेंस में होता है ना। हम कहते हैं ना कि आयोडीन जो है, आयोडीन की कमी से क्या होता है, ग्वाइटर हो जाता है ना, आयोडीन वाला हम यदि नमक सॉल्ट नहीं लेते हैं, ठीक है ना, तो वो एक्चुअली होता क्या है कि जो हम आयोडीन ले रहे हैं, आयोडीन युक्त जो हम सॉल्ट ले रहे हैं, वो आयोडीन जाता कहाँ है, वो हमारे थायराइड ग्लैंड के अंदर जो थायरोग्लोबुलिन है, इस थायरोग्लोबुलिन के अंदर चला जाएगा आयोडीन, आयोडीन की हेल्प से ही क्या बनते हैं, थायराइड हार्मोन्स बनते हैं। इसलिए आयोडीन की कमी के कारण जो है ग्वाइटर रोग हो जाता है, बिकॉज ऑफ ग्वाइटर रोग किसका रोग है, थायराइड ग्लैंड का रोग है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आयोडीन की कमी से क्यों हो रहा है, वो बिकॉज ऑफ आयोडीन ही क्या कर रहा है, थायराइड हार्मोन्स को सिंथेसिस करने का काम कर रहा है, थायराइड हार्मोन्स को बनाने का काम करता है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं हार्मोन्स कौन कौन से हैं, तो हम हार्मोन्स देखें इसके कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं। पहला हार्मोन्स जो हो गया इसका T3, ठीक है ना, T3 का जो है पूरा नाम अब हमें पता होना चाहिए, ट्राई आइडोथायरोनिन। T3 को क्या कहा जाता है, ट्राई आइडोथायरोनिन। T3
बोल सकते हैं, या फिर उसको पूरा नाम क्या है T3 का, ट्राई आयोडोथायरोनिन, T3 या फिर ट्राई आयोडोथायरोनिन। देन सेकेंड हार्मोन इसका कौन सा है, T4, T3, देन उसके बाद है T4। T4 का भी पूरा नाम हमें पता होना चाहिए, टेट्रा आयोडोथायरोनिन, टेट्रा आयोडोथायरोनिन, टेट्रा आयोडोथायरोनिन। कंफ्यूज नहीं होना है, यदि टेट्रा आयोडोथायरोनिन कहीं लिखा हुआ दिखे या एग्जाम में पूछ लिया जाए तो मतलब किसकी बात हो रही है, T4। T4 बोल सकते हैं, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, टेट्रा आयोडोथायरोनिन। T3 बोल सकते हैं, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, ट्राई आयोडोथायरोनिन। एक हार्मोन और होता है कैल्सिटोनिन, एक हार्मोन और निकालता है कैल्सिटोनिन। 3 हार्मोन होते हैं जिसमें से T3 और T4 ज्यादा इंपोर्टेंट हार्मोन है ना, मतलब मेजर फंक्शन T3 और T4 के होते हैं, और T3 T4 को मेन हार्मोन्स हैं। ये थायराइड ग्लैंड के मेन हार्मोन्स कौन से हैं, T3 T4। मतलब इन दोनों का तो हमें पता होना ही चाहिए, कैल्सिटोनिन नहीं भी पता है तो चलेगा, ठीक है ना, लेकिन कैल्सिटोनिन भी अगर आप लोगों को पता है तो और अच्छी बात है, ठीक है ना। फिर अच्छा एक चीज और, T4 जो है उसको हम क्या बोल रहे हैं, T4 को हम बोल रहे हैं टेट्रा आयोडोथायरोनिन। इसका एक और है क्या है, थायरॉक्सिन। एक नाम और है इसका, थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन किसे कहा जाता है, T4 को। T4 को थायरॉक्सिन भी कहा जाता है, थायरॉक्सिन हार्मोन। तो T4 बोल लो, या फिर टेट्रा आयोडोथायरोनिन बोल सकते हैं, या फिर हम थायरॉक्सिन बोल सकते हैं। T3 को ट्राई आयोडोथायरोनिन बोल सकते हैं, और एक हार्मोन और हो गया कैल्सिटोनिन। तो ऐसे 3 हार्मोन्स होते हैं किसके, थायराइड ग्लैंड के। ठीक, समझ में आया था ना, आगे बढ़े। म्यूट रखें प्लीज, प्लीज आप लोग म्यूट रखिए प्लीज। चलिए, हाँ एक चीज और, अभी हमने बताया कि आयोडीन की जो है जरूरत पड़ती है। आयोडीन की जरूरत किसे पड़ती है, आयोडीन की जरूरत हमारी थायराइड ग्लैंड को पड़ती है। थायराइड ग्लैंड को क्यों पड़ती है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड को T3 T4 और कैल्सिटोनिन को बनाना है। कैल्सिटोनिन T3 T4 को बनाने के लिए किसकी हेल्प की जरूरत है, आयोडीन की। और जो आयोडीन हम खाते हैं वो आयोडीन कहाँ चला जाता है, वो चला जाता है थायरोग्लोबुलिन में। क्यों चला जाएगा थायरोग्लोबुलिन में, क्योंकि थायरोग्लोबुलिन ही क्या बना रहा है, हार्मोन्स बना रहा है। ठीक, कितनी जरूरत पड़ेगी है ना, एग्जाम में मान लो पूछ लिया जाए कि रिक्वायरमेंट कितनी होती है, पर वीक के हिसाब से पूछते हैं। तो पर वीक में यदि हम देखें तो 1 मिलीग्राम आयोडीन इज रिक्वायर्ड पर वीक। कितनी, 1 मिलीग्राम, ओनली 1 मिलीग्राम आयोडीन रिक्वायर्ड होता है पर वीक। पर वीक सप्ताह में 1 मिलीग्राम आयोडीन जरूरी है पर वीक। मतलब एक वीक में हमें 1 मिलीग्राम आयोडीन की जरूरत पड़ती है। मतलब पर डे की बात करें तो वो पॉइंट में आ जाएगा, है ना, पॉइंट में। तो इसलिए 1 मिलीग्राम आप याद रखें कि 1 मिलीग्राम जो है वो हमें पर वीक में जरूरत पड़ेगी। ठीक, मतलब इतना तो होना चाहिए अमाउंट, सप्ताह में इतना अमाउंट तो होना चाहिए। यदि हम 1 मिलीग्राम आयोडीन नहीं ले रहे हैं एक सप्ताह के अंदर, तब जो है थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस डिस्टर्ब होने के चांसेस हो सकते हैं, बिकॉज ऑफ, क्योंकि आयोडीन एक ऐसा वो है सब्सटेंस जो कि थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स को बनाने में हेल्प करता है। और यदि थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स नहीं बनेंगे तब जो है कई सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी, क्योंकि प्रॉपरली जो है T3 T4 का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। चलिए अब बात करते हैं हम मेन इसके पार्ट की फंक्शंस की, क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, इसको मिटा दें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहो तो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें क्या लिखा है सर, इसमस बीच में क्या लिखा है सर, इस्थमस, मतलब ये लेफ्ट और राइट लोब बीच में जिससे जुड़े हुए उसे हम बोलते हैं इस्थमस, बोलते हैं उसे इस्थमस। और सर THS हार्मोन क्या काम करते हैं, THS? अरे TSH तो हम पढ़ चुके हैं ना, वो ये ग्लैंड नहीं निकालती है, TSH स्टिमुलेटर हार्मोन है पिट्यूटरी का, पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH निकलेगा, और TSH किस पर एक्ट करेगा, थायराइड ग्लैंड पर एक्ट करेगा, फिर थायराइड ग्लैंड T3 T4 निकालेगी, है ना। TSH का पूरा फुल फॉर्म है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स,
वो हमने पिछले लेक्चर में बताया था, आपने शायद ज्वाइन किया नहीं होगा। सर कैल्सीटोनिन को C1 C2 से डिनोट करते हैं क्या? हाँ, कैल्सीटोनिन को C1 C2 से डिनोट करते हैं क्या? किससे? C1 से C1 नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं आप। कैल्सीटोनिन को C1 C2 से डिनोट करते हैं क्या? नहीं आ रहा है अंशुमान जी। सर ये बोल रहे हैं कि कैल्सीटोनिन जो हार्मोन है उसको जैसे T3 T4 जैसे कोई वर्ड से शो करते हैं क्या? नहीं, उसको हम कैल्सीटोनिन ही बोलेंगे। कैल्सीटोनिन पूरा वही है, उसका फुल फॉर्म है ना। चलिए सर, अगर आयोडीन ज्यादा हो जाए तो क्या होगा सर? आयोडीन ज्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम है, कम होगा तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आयोडीन ज्यादा होगा तो भी फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? बिकॉज ऑफ जो है, देखिए जितने अमाउंट में जरूरत है 1 मिलीग्राम, इसलिए हमने लिखवाया 1 मिलीग्राम चाहिए। तब जो है हमें सप्ताह में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा है तब भी तो जो है थायराइड ग्लैंड में इनलार्जमेंट हो सकता है या श्रिंक हो सकती है थायराइड ग्लैंड। इनलार्जमेंट जब हो जाता है, जब बढ़ जाती है थायराइड ग्लैंड, तब हम इसे क्या बोलते हैं? हाइपरथायरॉयडिज्म। और जब कम हो जाती है तब हम इसको बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। दो तरह से हो सकता है, या तो थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ जाएगा तो हाइपरथायरॉयडिज्म, या तो उसका साइज श्रिंक हो जाएगा, छोटी हो जाएगी, जिसे हम बोलेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म, है ना। आगे बताएंगे वो अभी, ठीक है ना। अरे थायराइड की गोली किस कंडीशन में लेते हैं? हाँ, थायराइड की जो टेबलेट चलती है वो किस कंडीशन में लेते हैं, मतलब थायराइड में? नहीं, कंडीशन देखिए क्या है कि कई सारे इन्वेस्टिगेशन के बेस पर जो है ये सब चीजें बताई जा सकती है। सिर्फ ऐसे नहीं कि थायराइड की जो है कई सारे कंडीशंस हो सकती हैं ना, ग्वाइटर हुआ या हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ, कितना बड़ा है, कई सारी चीजें देखी जाती हैं। सेल्स का भी जो है एग्जामिनेशन किया जाता है, जो दिख रहा है ना। इसके टैबलेट्स वेट और वजन पे मतलब देते हैं ना। चलिए आप लोग म्यूट रखें, आगे बढ़े, नहीं तो फंक्शन नहीं हो पाएंगे अपने। फंक्शंस की और बात कर लें अपन, क्या क्या फंक्शंस करते हैं T3 T4। हम जो है इसको सभी को एक साथ पढ़ेंगे। T3 हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि T3 के क्या फंक्शन है, T4 के क्या फंक्शन है, या कैल्सीटोनिन के क्या फंक्शन है। हम जो है तीनों के एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि ये तीनों हार्मोन्स जो है वो एक साथ ही काम करते हैं। तो चलिए पहला फंक्शंस की बात करें। सबसे पहला फंक्शन क्या करता है? फंक्शंस आप लोग भी कुछ फंक्शंस जानते ही हैं। बीएमआर को क्या कर देता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ाता है। तो इंक्रीज बीएमआर, पहला फंक्शन क्या हो गया कि बेसल मेटाबॉलिक रेट हमारा बढ़ा देगा ये, ठीक है। देन सेकंड फंक्शन प्रोटीन के सिंथेसिस को भी बढ़ाता है। सेकंड फंक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के सिंथेसिस को बढ़ा रहा है, प्रोटीन को बनाने में हेल्प कर रहा है, मतलब प्रोटीन जल्दी बन सके उसके सिंथेसिस को भी बढ़ाता है। तो सेकंड फंक्शन हो गया इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस। नंबर थर्ड, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म बढ़ा देता है। कार्बोहाइड्रेट को क्या कर सकता है? मेटाबॉलिज्म करता है। इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या करेंगे ये हार्मोन? कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने का काम करते हैं। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स जो है प्रॉपर तरीके से टूट सके तो उसका क्या हो पाएगा? प्रॉपर मेटाबॉलिज्म हो पाएगा, जिससे हमें एनर्जी मिलेगी, ठीक है ना। ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्या करता है? फोर्थ फंक्शन ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, मतलब क्या हुआ कि ग्लूकोज जो है उसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्ली हो पाए। ग्लूकोज जो भी हम डाइट में ग्लूकोज लेते हैं वो प्रॉपर्ली क्या हो पाए? एब्जॉर्ब हो पाए, हमारे ब्लड के अंदर जा सके। तो ये काम कौन कर रहा है? T3 और T4 कर रहा है। मतलब
ओवरऑल यदि हम देखें हमारे जीआई ट्रैक्ट पर बहुत ज्यादा काम कर रहा होता है। सबसे ज्यादा काम इसका जीआई ट्रैक्ट पर ही होता है। हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट है ना, जो हमारा डाइजेशन वाला जो फंक्शन है उस पर मेन काम किसका होता है, हमारे T3 T4 का। ठीक है, तो इसी तरह से ये जैसे अभी हमने देखा यहाँ प्रोटीन का सिंथेसिस बढ़ा रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म बढ़ा रहा है, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा है। ठीक है ना, और क्या कर रहा है फेट में, है ना, फेट में क्या करता है, डिक्रीज फेट स्टोरेज, फेट का स्टोरेज डिक्रीज करता है, डिक्रीज फेट स्टोरेज मतलब हमारे बॉडी में ज्यादा फेट जमा ना हो पाए, है ना, उस पर काम कर रहा है। ये हमारे बॉडी में जो है फेट जमा ना हो, वो यूटिलाइज हो जाए। ठीक है ना, उसको क्या करेगा, तोड़ देगा, या उसको तोड़ के उसको यूटिलाइज करवा देगा, उसको जमा नहीं होने देगा, हमारे स्किन के नीचे जमा नहीं होने का जो है देगा। देखा होगा किसी का T3 T4 जो है जब नॉर्मल नहीं होता तो ओबेस पर्सन में हम ज्यादातर करवाते हैं। ठीक है ना, ओबेस पर्सन होते हैं ना, या फीमेल में आप लोगों ने देखा होगा ओबेस फीमेल जो होती है तो उसको T3 T4 करवाने की सलाह दी जाती है कि एक बार जो है थायराइड का टेस्ट करवा लीजिए। क्यों? क्योंकि वो यही देखते हैं कि फेट स्टोरेज जो है प्रॉपर, क्योंकि मेन फेट का स्टोरेज बॉडी में ना हो, ये मेन काम करता है T3 और T4। T3 और T4 का इसमें बहुत ही मेन इंपोर्टेंट रोल होता है। ठीक, और क्या करता है, जो मोबिलाइज फेट होता है, ठीक है ना, उसको हटा देगा, मोबिलाइज फेट को डिस्ट्रक्ट करेगा। मोबिलाइज फेट, अब इसका मतलब क्या हुआ, डिस्ट्रक्ट ऑफ मोबिलाइज फेट। देखिए जैसे देखा होगा जो कुछ फेट, जैसे कि हम कह सकते हैं पेट के अंदर, है ना, किसी का जो है निकल आता है, बेली निकल आता है, तो ये होता क्या है, मान लो ये पेट के अंदर जो है अगर फेट जमा हुआ है, मीन्स वो मोबिलाइज फेट है। ठीक, वो वहां पर आके एक्यूमुलेट हो रहा है, जमा हो रहा है, तो उस फेट को क्या करेगा, डिस्ट्रक्ट करेगा। मान लो फॉर द एग्जाम्पल, मान लो, ठीक है ना, ये किसी का एब्डोमेन है, ये किसी का एब्डोमेन है। ठीक, आप लोग प्लीज अपना म्यूट रखिए। मान लो ये किसी का एब्डोमेन, इसकी टमी निकली हुई है, ये इसकी पूरी टमी निकली। तो ये टमी क्यों निकली है, क्योंकि यहाँ पर स्किन के नीचे पेट जम गया। अब ये पेट जम गया है, ये पेट जमने के कारण, प्लीज राम लखन कुमार जी प्लीज आप लोग प्लीज म्यूट रखें। राम लखन जी, नहीं सुनाई दे रहा है राम लखन कुमार जी? जी सर। आप म्यूट रखिए प्लीज, आपका जो है अनम्यूट है, अभी भी नहीं हुआ है म्यूट आपका। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, मान लो ये फेट जमा है, तो इस फेट को हम बोलते हैं मोबिलाइज्ड, मतलब ये मोबिलाइज्ड है, ये मूव कर सकता है, तो इसको क्या करा देता है, ये इसको फैला देगा, मूव करवा देगा। मूव करवा देगा तो क्या हो जाएगा, जो है उसका एब्डोमेन फ्लैट हो जाएगा। तो डिस्ट्रक्ट कर रहा है या मोबिलाइज फेट को जो है मूव करवाने का काम कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह। देन इसके अलावा क्या करता है, ये विटामिन को प्रॉपर यूटिलाइज करवाने में हेल्प करेगा। यूटिलाइज विटामिन, यूटिलाइज विटामिन को पूरी तरह से यूटिलाइज करवाएगा कि विटामिन जो हम ले रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से बॉडी यूटिलाइज कर सके, उसमें हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट फंक्शन नंबर 8, नेक्स्ट फंक्शन नंबर 8, इंक्रीज हीट प्रोडक्शन। बॉडी में हीट के प्रोडक्शन को क्या करता है, बढ़ाता है। इंक्रीज हीट प्रोडक्शन, इंक्रीज हीट प्रोडक्शन, इंक्रीज हीट प्रोडक्शन, इंक्रीज हीट प्रोडक्शन मतलब बॉडी में हीट के प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है। देन मेंटेन बॉडी वेट, 9 नंबर में क्या है, अब सीधी सी बात है, फेट के ऊपर काम कर रहा है और फेट के कारण ही क्या होता है, जो है हमारा वेट बढ़ता है। तो इस तरह से क्या कर रहा है, मेंटेन बॉडी वेट, बॉडी के वेट को मेंटेन करके रखता है। T3 T4 मेंटेन बॉडी वेट। देन मेंटेन
मेंटेन नॉर्मल स्लीप। 10वां फंक्शन क्या हो गया इसका? मेंटेन नॉर्मल स्लीप। नॉर्मल स्लीप को भी क्या करेगा? ये मेंटेन करेगा। आया समझ में? तो इतने सारे फंक्शंस कर रहा है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। सर 7 नंबर, 7वें नंबर फिर से सुन लीजिए फिर से। अरे यार आप लोग शांत तो रहे, तब तो हम बोले, आप लोग तो चुप ही नहीं हो रहे हैं। सुन लीजिए फिर से। पहला है इंक्रीज बीएमआर को बढ़ाने का काम कर रहा है। नंबर सेकंड है इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन का सिंथेसिस बढ़ा रहा है। नंबर थर्ड है इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। नंबर 4 है इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हो सके उसमें हेल्प कर रहा है। नंबर 5 डिक्रीज फेट स्टोरेज, हमारे बॉडी में जो फेट है वो स्टोर ना हो सके, है ना, उसको डिक्रीज कर रहा है, ठीक, स्टोर नहीं होने देता। नंबर 6 है डिस्ट्रक्ट ऑफ मोबिलाइज फेट, ठीक, मतलब क्या हुआ कि जो मोबिलाइज फेट होता है उसको मूव करवा देगा, इकट्ठा नहीं होने दे रहा। नंबर 7 पर है यूटिलाइज विटामिन को क्या करता है? ये यूटिलाइज करवाता है प्रॉपर वे में। देन उसके बाद क्या है? इंक्रीज हीट प्रोडक्शन, हीट के प्रोडक्शन को क्या करता है? ये बढ़ाता है। फिर है नंबर 9 मेंटेन राम लखन जी माइक म्यूट कर लीजिए। राम मेंटेन बॉडी वेट को क्या कर रहा है? मेंटेन कर रहा है। नंबर 10 है मेंटेन नॉर्मल स्लीप को भी मेंटेन करके रखता है। ठीक है, चलो करे प्लीज आप लोग म्यूट करके रखिए, क्यों डिस्टर्ब करते हो भाई? ये मोनिका साहू कौन है? माइक म्यूट करो जी। चलिए आया समझ में? तो ये होगा, यहाँ एक और लिख लीजिए, हार्ट पर भी काम करता है, ठीक है ना, हार्ट पर भी काम करता है, हार्ट रेट को बढ़ाता है। हार्ट रेट क्या कर देता है? बढ़ा देता है। मतलब बढ़ा देता है मतलब ऐसे नहीं कि टेकीकार्डिया करवा देगा, टेकीकार्डिया नहीं करवाता, मतलब उसको नॉर्मल जो है ना, उस जो हमारा 72 है, 72 टाइम पर मिनट, इसको मेंटेन करके रख रहा है, लो नहीं आने देता। एक और कर दीजिए, मेंटेन। एक और इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है थायराइड ग्लैंड का, मेंटेन इंटेलिजेंसी। हमारी इंटेलिजेंसी को भी मेंटेन करके रखता है, ठीक है ना, इंटेलिजेंसी को मेंटेन कर रहा है। इंटेलिजेंट होते हैं ना, मतलब एक प्रकार से माइंड पर भी काम कर रहा है। थायराइड ग्लैंड अगर मान लो इसके सिक्रीशंस कम हो रहे हो, तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो थोड़े से बुद्धू टाइप के रहते हैं ना, देखे होंगे रूरल एरिया में, देखे होंगे आयोडीन की कमी के कारण, ठीक है ना, या मान लो आयोडीन प्रॉपर तरीके में नहीं ले रहे हैं तो उससे उनके हार्मोन्स जो है वो प्रॉपरली नहीं सिक्रीट हो पा रहे हैं। जो रूरल एरिया होते हैं, गांव के एरिया होते हैं, तो वहाँ के बच्चे थोड़े से बुद्धू टाइप के जो रहते हैं, ठीक है ना, वो इस प्रॉपर तरीके से आयोडीन युक्त ले रहे हैं नमक, और प्रॉपर तरीके से थायराइड हार्मोन्स जो है प्रॉपर तरीके से फंक्शंस कर रहे हैं। तो ये इंटेलिजेंसी या जो है मनुष्यों को, या बोल सकते हैं ह्यूमन बीइंग को इंटेलिजेंट बनाने में भी काम करता है। मींस जो इंटेलिजेंसी का हमारा पार्ट है ब्रेन में, है ना, वो कहाँ होता है? वो इंटेलिजेंसी का पार्ट हमारा 4 ब्रेन हम पढ़ चुके हैं। तो ये 4 ब्रेन के फंक्शंस को और प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करवाता है। तो इस कारण से जो है वो उसकी बौद्धिक क्षमता जो होती है, ठीक है ना, उस पे काम कर रहा है, रीजनिंग पे काम कर रहा होता है, ठीक है ना, उसकी रीजनिंग पावर जो होती है बच्चे की अच्छी हो जाती है, मतलब एक तरह से इंटेलिजेंट बनाने का काम भी करता है।
अब इसका मतलब भी होता है सर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इंटेलिजेंट बनाने का काम करता है तो नमक खाते जाएं कि नमक खाने से इंटेलिजेंट हो जाती है, ऐसा नहीं है। प्रॉपर अमाउंट में हमने बताया 1 मिलीग्राम पर वीक होना चाहिए, इससे ज्यादा भी खा लेंगे तो भी प्रॉब्लम, ठीक है ना। सर ये आयोडीन की डेफिशिएंसी से हेयर लॉस क्यों होते हैं सर? आयोडीन की डेफिशिएंसी से सर ये हेयर लॉस, बाल गिरते हैं, ऐसा क्यों सर? आयोडीन की डेफिशिएंसी से हेयर लॉस क्यों होते हैं? आयोडीन की डिफिशियंसी से बाल नहीं गिरते, आयोडीन की डिफिशियंसी से जो रोग हो रहे हैं, आयोडीन की डिफिशियंसी के कारण यदि हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है या हाइपरथायरॉयडिज्म हो रहा है तो वो हाइपो या हाइपरथायरॉयडिज्म का सिम्टम है कि बाल गिर रहे हैं, वो डिसीज का सिम्टम है, ठीक है ना। आयोडीन की डिफिशियंसी नहीं है। जी सर, थैंक यू। चलिए आगे बढ़े। हेलो सर, फीमेल में थायराइड होने पे सर श्वास बढ़ जाती है, उनको श्वास लेने में मतलब ब्रीथलेस जो है तो वो शिकायत आती है ना सर? हाँ, वही हम बता रहे कि जब ये हार्ट पर काम कर रहा है, हमने यहाँ देखा ये हार्ट पर और भी फंक्शंस बताए हैं कि इतने फंक्शंस तो हमें पता होने ही चाहिए। इसके अलावा अभी जैसे हमने बताया कि ब्रेन पर भी काम कर रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा और क्या करता है, जब फीमेल है ना उसमें होती है कि मतलब प्रेग्नेंट होती है, ठीक है ना, चाइल्ड बेयरिंग एज में जब होती है तो जो इंट्रायूटेराइन लाइफ में जो बेबी होता है, तो जो फीमेल जो डाइट ले रही है और उसमें वो आयोडीन ले रही है तो वो जो बच्चे का विकास हो रहा है उसमें भी हेल्प कर रहा है, ठीक है ना। इसी तरह से जो लंग्स है, लंग्स पर भी हेल्प कर रहा है, सांस फूलने लगती है कभी कभी डिफिशियंसी के कारण, ये थायराइड फंक्शंस जो हैं ऊपर नीचे होते हैं तो उस कारण भी सांस फूलने लगेगी। तो इसका जो है ओवरऑल यदि हम देखें, थायराइड ग्लैंड कई सारे ऑर्गन हैं उनको कवर करता है, हमारे ह्यूमन जो है बॉडी में कई सारे ऑर्गन को कवर कर रहा है और उनके फंक्शंस को कंट्रोल में रखता है। थायराइड हार्मोन बहुत इम्पोर्टेंट हार्मोन्स होता है, इसलिए थायराइड ग्लैंड बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्लैंड है, ठीक है ना। वेट मैनेजमेंट से थायराइड का वेट मैनेजमेंट से क्या रिलेशन है सर? हाँ जी, थायराइड का वेट मैनेजमेंट से रिलेशन क्या है? वेट, अरे बिल्कुल क्लियर सा है ना कि देखिए हमने यहाँ पे लिखा है मेंटेन बॉडी वेट। अभी हमने बताया बॉडी वेट होगा किस कारण से, बॉडी वेट किस कारण से होगा, एक तो होगा हमारे बोन के कारण हो रहा है, ठीक है ना। दूसरा हो रहा है हमारे बॉडी के अंदर जो पेट और बोन, यदि बोन ज्यादा थिक हो रही है, बोन ज्यादा लंबी है या फिर पेट हमारे बॉडी में ज्यादा डिपॉजिट हो रहा है, वो कर क्या रहा है, वो हमारे वेट को बढ़ा रहा है ना। ओबेस लोगों में देखा होगा ना, बहुत ज्यादा थुलथुले से होते हैं, उनके अंदर फेट का डिपोजिशन बहुत ज्यादा होता है, तो ये कर क्या रहा है। और अभी हमने यहाँ देखा, और ये फेट को मेंटेन कौन कर रहा है, फेट को रिमूव या फेट को यूटिलाइजेशन का काम कौन करता है, थायराइड हार्मोन। मतलब यदि हमारे बॉडी के अंदर फेट डिपोजिट हो रहा है तो थायराइड हार्मोन क्या करेगा, उस फेट को वहां से हटाएगा, क्योंकि वो फेट डिपोजिशन के लिए तो होता नहीं, ठीक है, तो वो उसको वहां से हटाएगा, उसको यूटिलाइज करवा देगा, उसको मोबिलाइज करवा देगा, ठीक है ना। उसको फेट को क्या करेगा, फेट को तोड़ भी देगा, मेटाबॉलिज्म भी कर देता है फेट का, वो मेटाबॉलिज्म करके एनर्जी के फॉर्म में वो यूटिलाइज करवा देता है। तो इस तरह से यदि ये यूटिलाइज करवा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा बॉडी वेट उससे मेंटेन होगा, है ना। चलिए सफिशिएंट है इसके लिए 50 सफिशिएंट है आपके लिए इतना। सर T3 और T4 का नॉर्मल रेंज क्या होना चाहिए सर? T3 T4 का नॉर्मल रेंज। सर ये जो ग्लैंड्स है क्या उम्र से आते हैं सर? लेडीज को जेंट्स को क्या उम्र से ग्लैंड शुरू हो जाते हैं सर? 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट। अरे एक करके पूछिए। मैं एक सवाल पूछता हूँ, हर बार यही होता है मेरे साथ।
पूछिए पूछिए जल्दी, एक एक करके पूछिए, किसने क्या पूछा है? आयोडीन के सोर्सेस क्या होते हैं सर, इसके अलावा, साल्ट के अलावा? किसके सोर्सेस? आयोडीन का सोर्स नहीं, देखिए आयोडीन जो है वो सॉल्ट में ही मिलता है, आयोडाइज जो सॉल्ट आता है ना, वही है मेन सोर्स, उसका वही है, ठीक है ना। और शायद एक आप T3 T4 की नॉर्मल रेंज पूछ रहे थे, है ना, तो वो हम लिखवा देंगे। T4 जो है 5 जो है हमारा होना चाहिए नॉर्मल रेंज में 5.3 से 9 के समथिंग, ठीक है, T4 का। और T3 जो है T3 होना चाहिए 0.5 से 1.5। सर लिख दीजिए सर, वहाँ बोर्ड पे लिख दीजिए, हमें उसके साथ लेंगे। T3 सर ये जो ग्राम पर डीएल है, ये सर ये जो ग्राम पर डीएल, म्यू ग्राम पर डीएल भी कर लेना। इसकी यूनिट क्या रहेगी? म्यू ग्राम पर डीएल, मतलब 1 डीएल, उसमें 1 डीएल में कितना होना चाहिए, इतना, ठीक है ना। चलिए सफिशिएंट है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं ये पूछना चाह रहा था सर, ये थायराइड क्या उम्र से होता है सर, शुरू होता है सर, क्या उम्र के बच्चों से शुरू? देखिए एक्चुअली यदि अगर ये पूछा रहा है कि किस उम्र से शुरू होता है थायराइड, तो इसकी कोई, देखिए कोई भी डिसीज है उसकी कोई पर्टिकुलर ऐसी उम्र नहीं होती। कुछ बीमारियां जरूर ऐसी हैं जिसको हम कह सकते हैं ओल्ड एज में होगी, जैसे बीपीएच हुआ, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। थायराइड जो है आजकल तो बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनमें भी थायराइड निकल आता है, ओल्ड एज में भी निकल आता है, डिपेंड करता है न्यूबॉर्न बेबी में कैसे निकल आता है। यदि मदर ने जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है प्रॉपर तरीके से डाइट नहीं ली है तो बच्चे में एबनॉर्मलिटी आ जाएगी, ठीक है ना। फिर बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है या फिर वो जो है ग्रोइंग एज में है, अगर वो प्रॉपर तरीके से हम उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं तो भी थायराइड ग्लैंड में जो है एबनॉर्मलिटी आ सकती है। तो पर्टिकुलर कोई एज नहीं है जिस पर हम ये बोल सकें, है ना। चलिए सफिशिएंट है, मिले फिर कल। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर, गुड नाइट। कल मिलते, ओके ओके थैंक यू सर। ओके ओके। थैंक यू सर। सर कल छुट्टी तो नहीं नहीं नहीं, कल को लगेगी क्लास।